और चलिए बात करते हैं महात्मा गांधी की। मध्य प्रदेश से महात्मा गांधी का गहरा नाता रहा है। बापू आजादी के आंदोलन के पड़ाव में करीबन 10 बार मध्य प्रदेश आए। बापू की इन्हीं यादों को संजोते हुए गांधी भवन में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए, आजादी के आंदोलन में बापू के पावन चरण भारत भूमि में कई जगह पड़े। उनमें से एक था सेंट्रल प्रोविंस यानी आज का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बापू का कई बार आना हुआ और उनकी हर एक यात्रा से जुड़ी दिलचस्प यादों को भोपाल के गांधी भवन में संजोकर रखा गया है। अगर आप महात्मा गांधी के बारे में जानना चाहते हैं तो भोपाल का गांधी भवन देश भर में शायद एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आपको उनके बचपन से लेकर उनके मरने तक की या उसके बाद की भी सारी चीज़ें जो हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये तस्वीरें देखिए, अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे कि उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी का घर, उनके बचपन की तस्वीरें, कैसे कैसे जीवन उनका आगे बढ़ा, क्या क्या जीवन में उतार चढ़ाव आए, कैसे लंदन गए, बैरिस्टर की पढ़ाई, उनके घर का मॉडल तक यहाँ पर बताया गया है। ये तो बात हुई गांधी के जीवन की। अब गांधी की मध्य प्रदेश में पहले पड़ाव के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश से महात्मा गांधी का क्या नाता था, आज हम आपको वो भी दिखाने जा रहे हैं। दरअसल इस वक्त हम गांधी भवन भोपाल में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि बापू का यानी कि महात्मा गांधी का मध्य प्रदेश से क्या नाता था। ये देखिए, पहली यात्रा 1918 को उन्होंने इंदौर में की थी, यानी कि जब वो मध्य प्रदेश आए पहली दफ़ा इंदौर आए थे। और 29 मार्च 1918 को महात्मा गांधी पहली बार मध्य प्रदेश में आए थे, क्योंकि एक सम्मेलन में गांधी जी जो हैं दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की योजना को लेकर जो है उनका आना यहाँ पर हुआ था। गांधी की यात्रा में अविभाजित मध्य प्रदेश का रायपुर भी शामिल रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, चूँकि दूसरी दफ़ा वो रायपुर में आए और रायपुर उस वक्त मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। और उस वक्त क्यों आए थे वो भी आपको दिखाते हैं कि 20 या 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी यानी कि 2 साल बाद वो फिर मध्य प्रदेश में आए, जहां पर धमतरी और कुरुद में भी वो गए थे। अब बात गांधी की मध्य प्रदेश यात्रा की तीसरे पड़ाव की। छिंदवाड़ा यात्रा उनकी 1921 में रही थी, यानी कि 1 साल बाद फिर महात्मा गांधी मध्य प्रदेश में आए। यहाँ पर उन्होंने जो सेठ नरसिंह दास अग्रवाल थे उनकी धर्मशाला में वो रुके थे, जिसके बाद उन्होंने कई लोगों से मुलाकात भी की थी और जो तिलक स्वराज कोष था उसके लिए चंदा भी जमा किया था। वहीं संस्कारधारी जबलपुर से भी गांधी का गहरा नाता रहा है। चौथी बार 1921 में ही, यानी कि कुछ ही समय के बाद एक बार फिर से पहुँचे। जनवरी में उनका पहला दौरा था 1921 में, और उसके बाद मार्च 20 को सिवनी जो है वो महात्मा गांधी पहुंचे थे। यहाँ के गोल बाज़ार में उन्होंने एक विशाल मैदान में आम सभा को संबोधित भी किया था। खंडवा उसके बाद 1921 में, यानी कि ये जो 1921 था ये महात्मा गांधी का मध्य प्रदेश दौरा एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि जनवरी में वो छिंदवाड़ा में आए, मार्च में सिवनी में आए, जबलपुर में आए और उसके बाद फिर खंडवा में। ये 5वीं यात्रा रही। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन की यात्रा में गांधी का मध्य प्रदेश आना जाना लगा रहा। मध्य प्रदेश की यात्रा के छठे पड़ाव में बापू एक बार फिर भोपाल पहुंचे। भोपाल की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि भोपाल में उनकी यात्रा जो है वो किस तरह की रही, भोपाल में क्यों महात्मा गांधी आए थे, कहाँ पर रुके थे। ये तस्वीरें देखिए, गांधी हॉल में हर तरह की इस गांधी भवन में चीज़ें बताई गई है। अब ये 11 सितंबर 1929, देखिए ये लंबा समय अब महात्मा गांधी को मध्य प्रदेश आने में लगा, यानी 1921 के बाद सीधे 1929 में आए। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, मीरा बहन, महादेव भाई देसाई उस वक्त जो थे, और महात्मा गांधी क्यों आए थे ये देखिए, खादी भंडार और गांधी जी ने निरीक्षण भी यहाँ पर किया था। इसके अलावा आपको 7वीं यात्रा उनका ये ऐतिहासिक दौरा जो है वो कहा जाता है कि आखिरकार क्या हुआ था। देखिए, मध्य प्रदेश में 22 नवंबर 1933 से 8 दिसंबर 1933 तक गांधी जी का दौरा रहा, और ये इतना बड़ा दौरा था कि इसमें गांधी जी दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बालाघाट, दमोह, सागर, कटनी अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, क्योंकि उस वक्त हम देख रहे थे कि एक आंदोलन का दौर जो है वो शुरू हो गया था। होलकर की नगरी इंदौर से जुड़ी भी बापू की खास यादें हैं। 8वीं यात्रा महात्मा गांधी की इंदौर महों में रखी। पहली यात्रा भी हमने इंदौर में देखी थी, जहां पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के 24वें अधिवेशन के अध्यक्ष रूप में महात्मा गांधी जो हैं वो इंदौर पहुंचे थे। तो ये बापू का मध्य प्रदेश से नाता है। अलग अलग जगह की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, और इसके बाद ऐसा नहीं है कि गांधी जी नहीं आए।
आगे भी वो जो है ये सफ़र चलता रहा है। बहरहाल बापू की यात्रा के इन पड़ावों के बाद वापस लौटते हैं भोपाल के गांधी भवन की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि बापू के समय की पीढ़ी आज की पीढ़ी के बापू से कनेक्शन को किस तरह देखती है। आज का युवा दिशा भ्रम है, वो इसमें भूला हुआ है कि जो नई तर्क और नए जो समाज में जो विचार चल रहा है उसकी ओर ज़्यादा अग्रसर है। गांधी जी को पढ़ते हैं लेकिन वो सबसे कठिन है आचरण करना, आचरण नहीं कर पाते हैं। बहरहाल भोपाल के गांधी भवन की बात करें तो यहाँ जिस तरह से बापू की विरासत और उनकी यादों को संजोया गया है उससे हर पल बापू के यहाँ होने का एहसास होता है। हालांकि आज के दौर में बापू के होने से ज्यादा हम सब के अंदर उनके विचारों के होने का एहसास ज्यादा जरूरी हो गया है। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। वहीं धमतरी में एक गांव ऐसा भी है जहां पर मंदिर में पुजारी की पूजा की जाती है और वो पुजारी कोई आम नहीं बल्कि दुनिया उन्हें अहिंसा के पुजारी के नाम से जानती है। देखिए, दिल्ली के राजघाट से हजारों किलोमीटर दूर यहाँ प्रकृति की गोद में भी गांधी बसते हैं। सिर्फ बसते ही नहीं बल्कि लोगों की श्रद्धा के केंद्र में भी गांधी है। और यहाँ पर हर पर्व में 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इसमें झंडा फहराया जाता है। 2 अक्टूबर के गांधी जी की जयंती भी मनाया जाता है और हर एक पर्व में मतलब आदमी इकट्ठा होते हैं यहाँ पर। धमतरी के सटियारा गांव में गंगरेल बांध के किनारे बने मंदिर के घंटे की आवाज सुनकर जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो नजारा अलग होगा, क्योंकि मंदिर के अंदर आपको शिवलिंग के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही बगल में मंदिर के पुजारी की जगह अहिंसा के पुजारी की प्रतिमा नजर आएगी। उधर प्रशासन भी अब इस गांव को पर्यटन के नजरिए से विकसित करने की बात कह रहा है। उसमें देखेंगे कि किस तरह क्या विकसित हो सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल पानी से लगा हुआ है और पानी भी उसमें डुबान में भी आता है जब बाढ़ आती है तो, और बाकी समय में वो ठीक ठाक रहता है। कितना उसमें सौंदर्यीकरण या मरम्मत की जा सकती है उसके हिसाब से करेंगे। बहरहाल गांव में गांधी है, लेकिन गांधी ने जिस गांव की कल्पना की थी उसे साकार करने के लिए प्रशासन को यहाँ काफी काम करने की जरूरत है। बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों का अभाव अब भी इस गांव में है। मतलब गांधी दर्शन को लेकर ग्रामीणों ने तो अपना फर्ज निभाया, अब बारी प्रशासन की है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो वहीं शहडोल जिले के ढोलकू ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी का एक अनोखा मंदिर है। ये मंदिर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। गांधी जयंती के दिन इस मंदिर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के बाद यहां पर सभी उत्सव फीके हैं। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। इस दिन बापू को सभी याद करते हैं और दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, उनके वचनों को दोहराते हैं। लेकिन शहडोल जिले के ढोलकू में महात्मा गांधी का एक अनोखा मंदिर है। ढोलकू गांव में मंदिर का निर्माण समाज सेवी स्वर्गीय दिनेश शर्मा ने कराया था। ग्रामीण बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण साल 2017 में दिनेश शर्मा ने निजी खर्च से करवाया था, जहां मंदिर में गांधी जी की प्रतिमा भी बाकायदा स्थापित की गई थी। ग्रामीण कहते हैं कि वह इस मंदिर में 2 अक्टूबर को पूजा भी किया करते थे, लेकिन अब उनके देहांत के बाद उनके बच्चे पिता की इस परंपरा को निभा रहे हैं। हाँ, 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को कार्यक्रम होता है, झंडा फहराया जाता है, बच्चे आते हैं और ग्रामवासी आते हैं। और पापा मेरे बहुत बड़े गांधी भक्त थे, उनके रास्ते में उनको चलना पसंद था। सत्य अहिंसा के पुजारी थे वो। बापू के इस मंदिर का भ्रमण आसपास के स्कूलों के बच्चों को भी कराया जाता है, जहां शिक्षक महात्मा गांधी के विचारों को उन बच्चों के साथ साझा करते हैं। बच्चों के लिए भी ये मंदिर आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है। वहीं गांधी जी की पुण्यतिथि पर 31 जनवरी को विशाल भंडारे और भव्य मेले का भी आयोजन होता है। लेकिन बीते 1 साल से कोरोना काल ने यहाँ के उत्सव को फीका कर दिया है। महात्मा गांधी जी की जयंती पर तो सभी उन्हें याद करते हैं, लेकिन इस तरह के मंदिर और प्रतिमाएं हमेशा बापू के दिखाए रास्ते पर चलने का संदेश देती हैं और लोगों को प्रेरित करती हैं।
शहडोल से सुधीर के साथ टीम न्यूज़ 8। फोटो फ्रेम से बाहर बापू की विरासत को कैसे संजो कर रखा जा सकता है, इसका एक नायाब उदाहरण बैतूल में देखने को मिला है, जहां पर 88 सालों से गांधी जी से जुड़ी हर एक चीज को संभाल कर रखा गया है। इस देश में गांधी की विरासत के हजारों दावेदार होंगे, लेकिन फोटो फ्रेम से बाहर उनकी यादों को सही मायने में कैसे संजोया जा सकता है, उसका उदाहरण इस घर में देखिए। बैतूल का ये घर 88 साल पहले के उस ऐतिहासिक पल का गवाह रहा है जब महात्मा गांधी खुद इस घर में आए थे। इस घर में रखी हर एक चीज आज भी उसी जगह पर रखी है जहां 88 साल पहले गांधी जी के आने पर रखी थी। इस पलंग को देखिए जिसमें गांधी जी ने अपने प्रवास के दौरान विश्राम किया था। ये मकान गोठी परिवार का है और उन्होंने गांधी जी से जुड़ी हर एक चीज को संभाल कर रखा है, यहाँ तक कि गांधी जी का प्रिय चरखा भी। गांधी जी को आए हुए यहाँ 88 साल हो चुके हैं और जब 88 साल पहले जब वो आए थे तो यहाँ पे रुके हुए थे। उनके द्वारा जो चरखा वगैरह दिया गया, उन चरखा चलाए थे रात में, तो वो चरखा अभी भी हम आज सजोज के रखे हुए हैं। और यहाँ से गांधी जी के जो समर्थक हैं वो लोग कई बार आते हैं। बीच में गांधी जी के कोई यात्रा थी उसमें भी लोग यहाँ आए, उन्होंने देख के गए और उन्होंने बहुत उसकी तारीफ करी कि आपने इतने साल से उसको सजा के रखा है। इसी मकान के साथ ही एक बगीचा भी है जहां महात्मा गांधी ने हरिजन उद्धार कार्यक्रम की एक बैठक ली थी। 1933 में हरिजन उद्धार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे तथा इसी बगीचे में उन्होंने उस कार्यक्रम को संचालित किया। उनकी स्मृति के रूप में अभी ये भवन हमने यथास्थिति में बनाए रखा, लगभग थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, और उनका पलंग और चरखा यहाँ पर हमने सहज कर रखा है। 88 साल बाद भी इस मकान को सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा गया क्योंकि इस मकान से देश को बनाने वाले हम सब के प्यारे बापू की यादें जुड़ी हैं। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ टीम न्यूज़ 8। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, गांधी जी के आदर्शों पर चलने की बातें करते हैं, लेकिन कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी गांधी जी के आदर्शों पर चलने को अपने जीने का मकसद बना लेते हैं। अब हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले 25 साल से गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। देखिए, महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करना आसान है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में उतारना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसी समाज में आर.के. पालीवाल जैसे शख्स भी हैं जो महात्मा गांधी को न सिर्फ अपना आदर्श मानते हैं बल्कि उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारते भी हैं। आर.के. पालीवाल पिछले करीब 25 सालों से उन लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं जो समाज की अंतिम पंक्ति में हैं। पालीवाल 4 बेहद पिछड़े हुए गांवों को आदर्श गांव बनाने का काम कर चुके हैं। 97 में जब देश की आज़ादी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, उस समय हमें भी ये विचार आया क्योंकि उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे और उन्होंने 15 अगस्त को बहुत भावुक भाषण दिया था और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब ऐसा समय है कि 50 साल हो गए और अभी भी गरीब गरीब हैं, गाँव की हालत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने सबसे अपील की थी कि मैं युवाओं से, अधिकारियों से, अध्यापकों से सबसे अपील करता हूं कि अपने काम के अलावा भी कुछ करें। तो हमें लगा कि वो तो स्वाधीनता सेनानी भी रहे और बहुत भावुक अपील थी, तो हम लोगों ने तय किया। उस समय तो हम बिल्कुल युवा अधिकारी थे, 5-6 साल की सर्विस हुई थी हमारी सिविल सर्विसेज। तो हमने अपने कुछ साथी अधिकारियों से बात किया कि भाई हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए और गांव के लिए और शहरों की झुग्गी बस्तियों के लिए। तो 97 में हम लोगों ने एक तरह से नियमित रूप से छिटपुट ये काम करने शुरू किए। आर.के. पालीवाल ने ग्रामीणों के हालात देखते हुए उनके दैनिक जीवन में परिवर्तन करने और उन्हें सक्षम करने की दिशा में कदम उठाया, जहां उन्होंने खुद ग्रामीणों के साथ मिलकर एक नई पहल की और इसी का नतीजा रहा कि गांवों में परिवर्तन की बयार चल पड़ी। आदर्श गांव जो गांधी की परिभाषा है, आत्मनिर्भर गांव, जहां पे अब जैसे आप देखिए कई बार बड़ा अजीब लगता है कि गांव के लोग सब्जी खरीदने भी कस्बे में जाते हैं। उनको हर चीज़, साबुन खरीदना है वो कस्बे में खरीदेंगे, खाने पीने की सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे जाएंगे। जबकि गांव में तो
सारा अन्न, दाल, मसाले, हर चीज़ हो रही है या हो सकती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि गांव वालों को कम से कम चीज़ें बाहर से खरीदनी पड़ें। और इसके लिए एक तो खेतीबाड़ी का सबसे बड़ा काम है वहाँ पे कि भाई केवल गेहूं ही क्यों उगाते हो। हर किसान गेहूं के साथ में दाल भी उगाए, सब्जियां भी उगाए, फल भी उगाए और वो आत्मनिर्भर बने। अपने परिवार की सारी ज़रूरत वहाँ से पूरी हो और जो एक्स्ट्रा हो उसको बाज़ार में बेच दो। ये नहीं कि केवल गेहूं उगा लिया और बाकी सब चीज़ें छोटी छोटी सब्जी और फल के लिए किसान 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर शहर में जा रहा है उनको खरीदने। तो एक तो इस पे हम ध्यान देते हैं। इतना ही नहीं, नौकरी में रहने के दौरान ये शनिवार और रविवार को सेवा कार्य किया करते थे और अब सेवानिवृत्त होने के बाद रोजाना ही गांधी के मार्ग पर चलते हुए गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के अपने अभियान में जुटे हैं। पालीवाल जी का साफ कहना है कि गांधी को जीना है तो गांव में जाएं। साथ ही वो युवाओं को आह्वान करते हैं कि यदि गांधी का जीवन दर्शन देखना है तो वो गांव की तरफ जाएं, नहीं जाएंगे तो कल मजबूरी में जाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने गांधी जयंती के दिन खादी ग्रामोद्योग पहुंचकर खरीदारी की। वी.डी. शर्मा ने कहा कि खादी को प्रमोट करने का जिम्मा बीजेपी ने उठाया है। हमारे सभी कार्यकर्ता आज खादी की खरीदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के खादी को अपना ब्रांड बताने पर वी.डी. शर्मा की ओर से कहा गया कि यह आलोचना करने का दिन नहीं है। वी.डी. शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। गांधी जयंती है और ऐसे में पूरे देश में आज अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो वहीं अगर हम खादी की बात करें तो खादी को आगे बढ़ाने के लिए भी जो तैयारियां वो की गई हैं और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं खादी ग्रामोद्योग और अपने पसंद का खादी का कोई ना कोई वो कपड़ा यहाँ पर खरीद रहे हैं। सर, आप भी आए हैं आज और खादी का कपड़ा आज देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर आह्वान किया है कि हम सब लोग खादी ग्रामोद्योग के दुकानों पर जाएं और खादी के वस्त्र खरीद करके खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने का काम करें। ये देश के लिए एक महती इसकी आवश्यकता है और उसमें हम सब लोग, सभी जनप्रतिनिधि, हमने कॉल भी किया है, अपने सब कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया, सभी लोग लगें और आज खादी ग्रामोद्योग से वस्तुएं खरीद करके प्रमोट करने का काम माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर कर रहे हैं। सर, आप प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आरोप भी लग रहे हैं क्योंकि ये ब्रांड तो कांग्रेस ने ले लिया है कि खादी तो हमारा ब्रांड है। देखिए, अच्छा काम करने के लिए कोई आरोप लगाए तो उसका जवाब तो नहीं दिया जा सकता और हम देंगे भी नहीं। वो कुछ करें, अच्छी बात है, वो भी आते हैं आज खादी ग्रामोद्योग की दुकान पर लेने के लिए तो अच्छा होता। क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, केवल मैं ये करूं ऐसा नहीं, प्रमोशन इस बात का हो देश के अंदर कि हमको ये करना है। स्वच्छता का नारा केवल मैं सफाई कर लूँगा घर में, इससे नहीं चलेगा। जनमानस का आंदोलन कैसे बनेगा, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के सपने स्वच्छ भारत को आंदोलन बना दिया। ये नेतृत्व है। गांधी जी के नेतृत्व में देश आज़ादी के लिए लोग खड़े हो गए। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर लोग स्वच्छता के आंदोलन पर, वोकल फॉर लोकल के आंदोलन पर आज देश के अंदर लोग खड़े हो गए। तो ये लीडर की वॉइस होती है। गांधी जी की वॉइस थी, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉइस है कि जनता इस बात को मान रही है। अब जो आरोप लगा रहे हैं उनकी वॉइस ही खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश के अंदर भी नहीं बची है, देश के अंदर तो छोड़ दो। तो इस पर कोई, मुझे लगता है आज इन मुद्दों की जरूरत नहीं है कि कोई आरोप प्रत्यारोप करे। अच्छा काम है, पॉजिटिवली काम करें। बिल्कुल, देखिए, वी.डी. शर्मा हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर खादी का कपड़ा खरीद रहे हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि वे भी आए और जो खादी का कपड़ा है उसे खरीदें ताकि खादी को प्रमोट किया जा सके। लोकल फॉर वोकल पर बात की जा रही है और ऐसे में खादी के कपड़े खरीदने से वाकई में कहना गलत नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है वो खादी के प्रति कहीं ना कहीं उसकी जो जागरूकता है वो बढ़ेगी। और ऐसे में जो कहा जाता है कि अगर आप खादी के कपड़े पहनते क्योंकि ये देश में बनता है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भारत को ही मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।